हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हो। बायो केमिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। वीडियोस बना रहा हूँ मैं, डिजीज़ के चालू किया हूँ। जैसे कि सबसे पहला डिजीज़ है सिस्टमिक ल्यूपस इरेथ्रोमेटोसिस, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में SLE। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही डिटेल बताऊँगा, एकदम डिटेल में समझाऊँगा, हिंदी प्लस एकदम कोई भी देख सकते हैं, चाहे बायो चैनल मतलब डॉक्टर के फील्ड में हो या फिर मेडिकल के फील्ड में हो या फिर नॉन बायो हो, तो भी आप देख सकते हो, समझ सकते हो ये चीज़ को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहला मैं चालू करने जा रहा हूँ डिजीज़ जो कि नर्वस सिस्टम का डिजीज़ है। सबसे पहला सिस्टमिक ल्यूपस इरेथ्रोमेटस। आगे बढ़ते थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानते हैं। सिस्टमिक ल्यूपस इरेथ्रोमेटोसिस के बारे में बात करता हूँ मैं, जो कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। क्रोनिक है, ये बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला है। ऑटो इम्यून डिजीज़, इसका मतलब क्या होता है? क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज़ मतलब होता है कि खुद से जो हमारा इम्यून सेल्स होता है ना, वो खुद से ही वो अपने ही सेल्स को डैमेज करता है। ये होता है ऑटो इम्यून डिजीज़, मतलब खुद का इम्यून खुद को ही डैमेज करता है, जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही टिश्यू को तोड़ने लगता है। जैसे स्किन के अंदर, जॉइंट के अंदर, किडनी के अंदर, ब्रेन के अंदर, ब्लड सेल्स के अंदर अटैक करता है, उन सेल्सों पे अटैक करता है। उसकी वजह से वो एक इन्फ्लामेशन क्रिएट हो जाता है। जब इन्फ्लामेशन क्रिएट होगा तो टिश्यू डैमेज होने की वजह से इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है। ओके, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टमिक ल्यूपस इरेथ्रोमेटोसिस, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज इंट्रोडक्शन जान चुके होंगे आप लोग। ऑटो इम्यून डिजीज है, ये आपको याद रखना है। इटियोलॉजी की बात करते हैं हम। इटियोलॉजी क्या है? इटियोलॉजी SLE क्या है? एग्जैक्ट कॉज पूरी तरह से क्लियर नहीं है, एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है कि क्यों होता है, वाई क्यों होता है सिस्टमिक ल्यूपस इरेथ्रोमेटोसिस, क्यों होता है। एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है, पर उसका कोई रीजंस है, कुछ मिलकर फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ट्रिगर करते हैं, ये चीज़ को ट्रिगर करते हैं, ठीक है। ट्रिगर मतलब ट्रिगर करते हैं, मतलब उसको बढ़ाते हैं उस चीज़ को, ठीक है। सबसे पहला है जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर, किसी भी फैमिली में आपके जेनेटिक फैक्टर्स, जेनेटिक्स उनसे सिस्टमिक ल्यूपस इरेथ्रोमेटोसिस है किसी आपके परिवार में, तो आपको भी हो सकता है। परिवार में ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो हिस्ट्री होने पर रिस्क बढ़ता है। ओके, कुछ जीन्स इम्यून सिस्टम को ओवर एक्टिव बना देते हैं। कुछ जीन्स होते हैं, कुछ DNA होते हैं जो कि अपने अपने ही DNA होते हैं जो कि उसको इम्यून सिस्टम के, अपने इम्यून सिस्टम को ओवर एक्टिव कर देते हैं। उसकी वजह से सिस्टमिक ल्यूपस इरेथ्रोमेटोसिस होता है। अब दूसरा फैक्टर्स क्या है? सबसे पहला फैक्टर्स हमें पड़े जेनेटिक फैक्टर्स, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग हार्मोनल फैक्टर्स। हार्मोनल फैक्टर्स में ज़्यादातर मेल को बहुत ही कम और फीमेल को बहुत ही ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं सिस्टमिक ल्यूपस इरेथ्रोमेटोसिस, ठीक है। हार्मोनल फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ। एस्ट्रोजन्स लो होते हैं ना हार्मोन, वो डिजीज़ को ट्रिगर कर सकते हैं। जो एस्ट्रोजन डिजीज़ किसी को है तो वो ट्रिगर कर सकता है सिस्टमिक ल्यूपस इरेथ्रोमेटोसिस को, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, महिला के अंदर जब भी किसी को एस्ट्रोजन डिजीज़ है तो मान के चलना कि सिस्टमिक ल्यूपस इरेथ्रोमेटोसिस को ट्रिगर करता है, ठीक है। महिला के अंदर 90% केसेस देखते मिलते हैं। अब दूसरा फैक्टर्स हो गए हार्मोनल फैक्टर। तीसरा फैक्टर्स क्या है? एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल्स की फैक्टर से सिस्टमिक ल्यूपस इरेथ्रोमेटोसिस होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स से यूवी सनलाइट, जो यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज जो सनलाइट है वो एक्सपोज होती है हमारे बॉडी पे, उसकी वजह से सिस्टमिक ल्यूपस इरेथ्रोमेटोसिस हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, कोई भी वायरल इन्फेक्शंस, स्मोकिंग कर रहे हैं बाजू में, आप इनहेल कर रहे हो, उससे भी हो सकता है। और स्ट्रेस भी, आप स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, तो भी आपको सिस्टमिक ल्यूपस इरेथ्रोमेटोसिस हो सकता है, ठीक है। ये है कारण कि किस वजह से हो सकता है। एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है, ये फैक्टर्स हैं, कुछ डिजीज़ेस के फैक्टर्स हैं, और कोई जो फैक्टर्स हैं ना वो उसको ट्रिगर करते हैं, ये ट्रिगर करके सिस्टमिक ल्यूपस इरेथ्रोमेटोसिस करवाते हैं, ये एक कारण है, ठीक है। बात करता हूँ मैं ड्रग इंड्यूस। अब ड्रग की वजह से किस होता है? सबसे पहले हमने पढ़ा कि क्या जेनेटिक फैक्टर्स बताया मैंने, दूसरा मैंने बताया हार्मोनल फैक्टर्स बताया मैंने, तीसरा बता रहा हूँ एनवायरमेंटल फैक्टर बता दिया मैं अभी जस्ट, और ड्रग के बारे में बता रहा हूँ। ड्रग का ल्यूपस लाइक सिम्टम्स पैदा कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोलाइजिन, प्रोकेनामाइड, आइसोनियाजिड। आपको ये दवाई के नाम पता होंगे। आइसोनियाजिड आपको पता होगा, आइसोनियाजिड ट्यूबरक्लोसिस में काम आते हैं। ट्यूबरक्लोसिस जिसको डिजीज़ होता है वो आइसोनियाजिड खाता है। तो
आइसोनियाजिड खा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि अदर सिम्टम्स आ सकते हैं, उस सिम्टम्स को ट्रिगर कर सकते हैं और ट्रिगर करके सिस्टमिक लूपस इरिथ्रोमाटोसिस भी आपके अंदर हो सकता है। आइसोनियाजिड की वजह से भी हो सकता है, प्रोकेनामाइड की वजह से भी हो सकता है, हाइड्रोलाजिन की वजह से भी हो सकता है। ये हो गया हमारा सिस्टमिक लूपस इरिथ्रोमाटोसिस का इटियोलॉजी, कारण क्यों होता है, वाई। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पैथोजेनेसिस, कि क्यों, किससे, अपने ऐसी क्या बॉडी में मैकेनिज्म्स हैं जो कि इसको बढ़ाते हैं, अंदर क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है अंदर, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला पैथोजेनेसिस विकसित होता है, इम्यून सिस्टम क्या आता है, ऑटो एंटीबॉडीज, हमारे अंदर बॉडीज एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी होती है जाकि बाहर जो पैथोजन आता है, एंटीबॉडी में मैं समझा देता हूँ, बाहर से जो पैथोजन आता है हमारे अंदर एंटीबॉडी होती है, वो पैथोजन को एक बार देखता है, डिजीज़, खुद बीमार हो जाते हैं, एक बार देखता है, उससे इम्यूनाइज हो जाते हैं, जब दूसरी बार पैथोजन आएगा वो एंटीबॉडी हमारी तैयार रहती है, उसको डायरेक्ट किल कर देते हैं। तो ये होता है एंटीबॉडी का काम। अब ये लिखा क्या है, इम्यून सिस्टम ऑटो मतलब खुद की एंटीबॉडी, एंटीजन नहीं है, खुद का सेल्स खुद के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना रहा है, उसको बोलते हैं ऑटो एंटीबॉडीज। ठीक है, बनाता है, जैसे एंटी डीएनए एंटीबॉडीज जैसे। ठीक है, डीएनए के अगेंस्ट, अपने सेल्स के डीएनए के अगेंस्ट एंटीडॉट बना रहा है, अपने अगेंस्ट, बाहर का कोई पैथोजन नहीं, अपने अंदर से बना रहा है, इसलिए ये डिजीज़ का नाम है ऑटो इम्यून डिजीज़। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, पैथोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं समझने के लिए। तो क्या होता है, हमारे जो सेल्स हैं उसके अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बना देता है बॉडी। ठीक है, उसकी वजह से इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। ये एंटीबॉडी बॉडी सेल्स के साथ साथ, वो एंटीबॉडीज बन गए, उसके साथ साथ इम्यून सेल्स के जाके कॉम्प्लेक्स बना देता है, वो दोनों मिलकर जाके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जम जाते हैं। वो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, टिश्यू में जम जाता है, और टिश्यू में जमने के बाद कौन से किस में जम सकते हैं, स्किन में, बोन्स में, किडनी में, और बहुत सारे नेफ्रॉन में, ये सब में जम सकते हैं। इसमें क्या होता है, उसके बाद इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाता है, फिर ऑर्गन की डैमेज हो जाती है, सेल्स की डैमेज हो जाती है, उसकी वजह से पूरे ऑर्गन ही डैमेज हो जाते हैं। ये हो गया पैथोजेनेसिस सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमाटोसिस। अब आगे बढ़ते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब किसी को हो गया सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमाटोसिस, तो आप कैसे पहचान सकते हो, कैसे, वाई कैसे पहचान सकते हो? सबसे पहला आप देख सकते हो उसके अंदर जनरल सिम्टम्स क्या क्या देखने मिलेंगे आपको, फीवर, फटीग और वेट लॉस देखने मिलेगा, स्किन रैशेस होंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ज़्यादा कुछ है नहीं, जनरल सिम्टम्स के आपको बताया मैंने, और ये चीज़ याद रखना, फटीग है, वेट लॉस हो जाएगा, वेट लॉस एकदम फीवर आने लगेगा, वो सब चीज़ आपको पता होगी, राइट। और प्रॉब्लम स्किन रैशेस होंगे, जॉइंट पेन होगा, ठीक है, ब्लड में, टिश्यू में डैमेज होगा, ये सब चीज़ें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आएगा। आगे बढ़ते, इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जनरल सिम्टम्स आपको पहचान लो बस। अब बात करें नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है, बिना दवा के उपचार। ठीक है, आपको पता होगा सन प्रोटेक्शन। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब भी समझ लो आप कि नॉन फार्माकोलॉजिकल, जो कि हम लोग दवाई से नहीं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी से हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी होगी तभी हम लोग ठीक कर पाएंगे। तो ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी है जो कि उस डिजीज़ को प्रिवेंशन करने में ध्यान रखता है। तो सन प्रोटेक्शन, यूवी सबसे पहले जैसे मैंने बोला, यूवी लाइट रेज से हम लोग एक्सपोज हो जाते हैं, उसकी वजह से ट्रिगर होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको सनस्क्रीन होता है, सनस्क्रीन लगा के आप बाहर घूमिए, सनस्क्रीन लगाइए, यूवी से एक्सपोज होने बचे। ठीक है, बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, हमें स्ट्रेस को मैनेज करना है, जैसे मैंने वो बोला था कि स्ट्रेस बहुत ही मेजर कारण होता है, स्मोकिंग भी बहुत मेजर कारण होता है, और इन्फेक्शन प्रिवेंशन तो करना है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हो गया। अब बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल। अब दवाई कैसे देंगे भाई, दवाई भी देना पड़ेगा, राइट। बिना दवाई के काम नहीं चलने वाला, दवाई तो आपको देनी पड़ेगी। साथ साथ नॉन फार्माकोलॉजिकल आपको वो करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, स्मोकिंग छोड़ना है, अल्कोहल छोड़ना है, ये सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। सनस्क्रीन आपको बॉडी लगाने हैं, उसके बाद ही आप बाहर घूमिए, सनस्क्रीन से प्रोटेक्ट रहिए, ये सब चीज़ें। और फार्माकोलॉजिकल, अब दवाई मेडिसिन की बात करते हैं। सबसे पहला आपको पता है कि NSAID
सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैंने कहा कि जब हमारा बॉडी हमारे सेल्स को डैमेज कर रहा है तो वहाँ डैमेज के कारण इन्फ्लामेशन होते हैं। जब इन्फ्लामेशन होते हैं तो हमें NSAID दिया जाता है, जिसको बोलते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स। ठीक है, वो दवाई जिसका मैं एग्जांपल्स बताऊंगा माइल्ड सिम्टम्स के लिए होते हैं, जैसे कि आइबुप्रोफेन, नेप्रोवेन। आइबुप्रोफेन, नेप्रोवेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई है। वैसे तो एसिटामिनोफेन में भी सब बोल सकते हो, वो भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी है। आइबुप्रोफेन, नेप्रोवेन। ठीक है, दूसरी ड्रग है एंटी मलेरियल ड्रग, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दूसरी दवाई है। ठीक है, जो कि स्किन और जॉइंट सिम्टम्स को बहुत उपयोगी है। स्किन और जॉइंट सिम्टम्स जो दिखाते हैं, तो मैंने कहा स्किन जब रैशेस हो जाता है यूवी लाइट की तरह, तो इसके लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे की, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब स्टेरॉइड देना भी इंपॉर्टेंट है बहुत ही। प्रेडनिसोन सबसे इम्पोर्टेंट, स्ट्रेस को और सीवियर जो कि ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो गया उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन, जो कि बोलते हैं प्रेडनिसोन। क्या बोलते हैं? प्रेडनिसोन। ठीक है, प्रेडनिसोलॉन भी बोल सकते हो, प्रेडनिसोन रहता है। ऐसे बहुत सारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड बहुत सारे आते हैं। ठीक है, प्रेडनिसोलॉन, गैबामाइन, बहुत सारे आते हैं। अब बात करते हैं 4 की, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। अब जैसे मैंने बोला कि इम्यून हमारी बॉडी हमारे सेल्स को अटैक कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, ऐसा दवाई दे दे कि हमारा जो इम्यून है ना वही सप्रेस हो जाए, मतलब वही एकदम डाउनफॉल चले जाए, तो सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगे, एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं। जब एंटीबॉडी बढ़ेगी नहीं अपने सेल्स के अंदर, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं होगा, तो इन्फ्लामेशन चांस कम रहेगा। वो चीज़ हम लोग रोक सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ एकदम से रोक सकते हैं हम अपने इम्यून सप्रेसिव ड्रग को दे के। इसका एग्जाम्पल है एजिथ्रोपिन, साइक्लोफॉस्फामाइड, मेथोट्रेक्सेट। ये तीनों दवाई बहुत ही ज़्यादा चलने वाली दवाई है। एजिथ्रोपिन, साइक्लोफॉस्फामाइड और मेथोट्रेक्सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा रहता है, पांचवा मतलब बायोलॉजिकल थेरेपी, बेलमुबेब। क्या है दवाई का नाम? बेलमुबेब, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बहुत ही अच्छे से बनाया हूँ और आगे आपको मिलती रहेगी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप चैनल में बने रहना। ठीक है, चैनल में बने रहना, लाइक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक अलग डिजीज़ के साथ। ओके, बाय।